Our next method of analysis is polarography. Polarographic analysis is basically a type of voltammetry जिसमें आपके पास वोल्टेज को मेजर करके वोल्टेज और करंट को मेजर करके हम कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. So polarography is an electroanalytical method in which a small amount of substances are reduced or oxidized at microelectrode in an electrolysis cell. अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो मेजर डिफरेंस है पोलैरोग्राफी का और पोटेंशियोमीट्री का वो ये है कि पोटेंशियोमीट्री में आपके पास हर तरह के सब्सटेंसेस जो भी टाइट्रेशन के थ्रू एनालाइज हो सकते हैं, ऑल ऑफ दोज कैन बी एनालाइज थ्रू पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस. बट इन केस ऑफ पोलैरोग्राफी आप सिर्फ उन एनालाइट्स को एनालाइज कर सकते हैं विच आर केपेबल ऑफ रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग. तो बेसिकली जो रिडॉक्स आपकी टाइट्रेशंस हैं, जो रिड्यूसिबल आपके एनालाइट्स हैं, only those can be analyzed through polarographic method. ठीक है. अच्छा, इसमें यहाँ पे आपके पास दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं. एक आपके पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा आपके पास माइक्रो इलेक्ट्रोड होता है. व्हाट डज माइक्रो इलेक्ट्रोड डू? माइक्रो इलेक्ट्रोड इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलराइजिंग द सब्सटेंस, या बेसिकली उसका पर्पस ये होता है कि उस पॉइंट पे जाके जो आपकी सब्सटेंसेस हैं वो रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होंगी. ठीक है. तो माइक्रो इलेक्ट्रोड की जो polarity है that is going to change when there is a change in the concentration of reducible species. ठीक है. So the basic principle of polarography is that polarography is a technique in which the electric potential is varied in a regular manner between two sets of electrodes while the current is monitored. The reference electrode acts to maintain a constant potential throughout the measurement, while indicator electrode assume the potential impressed upon it from surrounding solution. ठीक है. अब हम इसका एक ग्राफ देख लेते हैं. यहाँ पे अगर आप देखें, we have this polyarogram. ठीक है. जो हमारे पास ग्राफ बनता है पोलैरोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट का, दैट इज कॉल्ड एज पोलैरोग्राम. हम करते क्या है, हमारे पास एक एनालाइट सॉल्यूशन होता है. हम सबसे पहले ये मेजर करते हैं कि एट जीरो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब हमने उसके ऊपर कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया हुआ, तो उस वक्त उसके अंदर कितना करंट का फ्लो है. ठीक है. हमने उसका करंट मेजर कर लिया. उसके बाद हम स्लोली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बढ़ाते जाते हैं. जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारी बढ़ती जाती है तो एक टाइम आता है कि करंट भी इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करंट इंक्रीज कर रहा है, बट ये रैपिड इंक्रीज नहीं है. ठीक है. ये जो करंट रेजिडुअल करंट है, दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द रिड्यूसिबल स्पीशीज इन द सॉल्यूशन. कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्योंकि रिड्यूसिबल स्पीशीज प्रेजेंट है, तो इटसेल्फ उनकी वजह से कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, दैट रेजिडुअल करंट इज मिनिमाइज. ठीक है. अब हमें क्या करना होता है कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इतना बढ़ाते हैं कि करंट रैपिडली इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है. करंट रैपिडली क्यों इंक्रीज करना स्टार्ट करता है कि जैसे जैसे जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ाते हैं, वो इलेक्ट्रोलिसिस को सपोर्ट करता है. ठीक है. अब जब इलेक्ट्रोलिसिस को सपोर्ट करता है, वी नो कि इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं. ठीक है. या तो वो लूज होते हैं या वो गेन होते हैं. सो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. तो इलेक्ट्रोलिसिस का जब प्रोसेस होता है, रिड्यूसिबल स्पीशीज आपके पास अवेलेबल हैं, तो जितनी भी रिड्यूसिबल स्पीशीज उस वक्त अवेलेबल होंगी, ऑल ऑफ दोज आर गोइंग टू बी रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड. और जब वो कंप्लीटली वो सारी स्पीशीज ख़त्म हो जाएंगी, तो अब आपके पास करंट इंक्रीज करना बंद कर देगा. वाई? क्योंकि जब तक आपके पास रिडक्शन या ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा था, उस वक्त तक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट की वैल्यू भी आपके पास ज़्यादा आ रही थी. ठीक है. बट जब आपके पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन स्टॉप हो गई, क्योंकि आपके पास जो रिड्यूसिबल स्पीशी है वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो गई है, सो अब आपके पास एक लिमिटिंग करंट आ जाएगा. अब आपके पास जो एंड रिजल्ट आएगा वो करंट होगा जो मैक्सिमम स्पीशी के ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने की वजह से आपके पास आया था. ठीक है. तो आप ये हमारे पास ये वाला पोर्शन है, दैट गिव्स अस द एक्चुअल वैल्यू कि कितने हमारी जो एनालाइट है उसकी वजह से कितना करंट फ्लो हुआ. ठीक है.
अब जब हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है कि एनालाइट की वजह से कितना करंट फ्लो हुआ, वी कैन इजीली पुट इट इन द फॉर्मूला, और उसके बाद हम उससे कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, पोलैरोग्राफिक मेथड ऑफ एनालिसिस बेसिकली टाइट्रेशन मेथड नहीं होता, बट इट कैन बी यूज फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, अच्छा, अब पोलैरोग्राफी के लिए हमारे पास जैसा से अब तक हमने तमाम इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्कस की हैं, सो जस्ट लाइक दैट वी हैव अ स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर polarography, जो कि here you can see the instrument, yes here. So आपका जो पोलैरोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट होता है वो बेसिकली एक पोटेंशियोमीटर होता है। पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड होता है एक एम मीटर के साथ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पोलैरोग्राफी में आपको वोल्टेज के साथ साथ करंट भी मेजर करना होता है। ठीक है, जो ग्राफ प्लॉट हो रहा होता है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और करंट के बीच में प्लॉट हो रहा होता है। सो यू नीड टू हैव अ पोटेंशियोमीटर और पोटेंशियल डिफरेंस रिकॉर्डर एंड एन एमीटर जो कि आपका करंट रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, सो अच्छा, इसमें जो पोटेंशियोमीटर और एमीटर होगा उसके साथ जो आपके पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियोमेट्रिक डायरेक्शन की तरह ही इसमें सैचुरेटेड कैलुमल इलेक्ट्रोड ही यूज होता है। एंड इन केस ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रोड, माइक्रो इलेक्ट्रोड हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक है आपके पास हैंगिंग मर्करी ड्रॉप इलेक्ट्रोड which is also abbreviated as HMDE, hanging mercury drop electrode. The mercury drop is extruded by rotating a micrometer screw that pushes the mercury from a reservoir through a narrow capillary tube. आपके पास mercury का एक reservoir होता है, एक टैंक टाइप होता है, जहाँ से आपके पास जो मरकरी ड्रॉप है वो हैंगिंग स्टेट में होता है और स्लोली वो स्क्रू के मूव करने की वजह से वो नीचे ड्रॉप होता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट यू हैव अ ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। उसमें स्लोली आपके रिजर्वायर में एक छोटा सा होल होता है जिस जहाँ से मरकरी कॉन्स्टेंटली ड्रॉप हो रही होती है। ठीक है, it consists of small drops of mercury emerging by gravity from a capillary tube attached to a mercury reservoir. The constant drop rate is adjusted by the height of mercury reservoir. It provides a constant fresh surface to the reducible species contained in test solution. ठीक है, तो वो जो mercury का ड्रॉप पहले एक ड्रॉप गिरेगा, that gives a surface जहाँ पे जाके वो reducible species reduce हो सकती है। उसके बाद जब वो रिड्यूस हो जाएगी, मरकरी आपका कंज्यूम हो जाएगा, अगेन आपके पास एक और ड्रॉप गिरेगा। और किस वजह से ड्रॉप गिरता है यहाँ पे इन केस ऑफ ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव a static mercury drop electrode, which is abbreviated as SMDE. It uses a solenoid driven plunger to control the mercury flow, and activation of solenoid momentarily lifts the plunger, allowing mercury to flow through capillary and form a single mercury drop. अच्छा, इसमें आपके पास क्या होता है कि आपके पास जैसे डीएमई में आपके पास फ्रेश ड्रॉप्स आ रहे होते हैं कंटिन्यूसली। इन केस ऑफ एसएमडीई आप सोलेनॉइड के थ्रू उसको ऐसे मेंटेन करते हैं कि एक कांस्टेंट एक बड़ा सा ड्रॉप आपके पास मरकरी का एट ऑल टाइम प्रेजेंट होगा, और जितनी भी उसकी सरफेस एरिया है उसके थ्रू जितनी भी उसके ऊपर रिडक्शन पॉसिबल हो सकती है वो हो जाएगी। और इसमें आपके पास फ्रेश सरफेसेस नहीं आती। जैसे डीएमई में आपके पास ये एडवांटेज होता है कि हर दफ़ा आपको फ्रेश सरफेस मिल रही होती है फॉर रिडक्शन प्रोसेस, बट एसएमडी में आपके पास ये एडवांटेज नहीं होता। लेकिन एसएमडी का एडवांटेज आपके पास क्या है कि एसएमडी में क्योंकि मरकरी जो है वो सोल्यूशन का पार्ट नहीं बन रही होती है, एंड वी नो कि मरकरी बहुत ज़्यादा हैजर्डस सब्सटेंस है, तो जो हमारे पास इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एसएमडी इज़ बेटर चॉइस, और अगर हम एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डीएमई इज बेटर चॉइस। ठीक है, ओके, अगर हम यहाँ पे ये देखें कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस पोलैरोग्राफी में हो किस तरह से रहा है। पोलैरोग्राफी में बेसिकली मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब हम वोल्टेज को स्लोली बढ़ाते जाते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ेगा दैट इज गोइंग टू कॉज द इलेक्ट्रोलिसिस टू बिगिन, और जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस का रेट बढ़ेगा
तो इलेक्ट्रोलिसिस के रेट बढ़ने की वजह से रिडक्शन का प्रोसेस बढ़ जाएगा। जब रिडक्शन का प्रोसेस बढ़ेगा तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से सेल का करंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, हमारे पास, और जब सेल का करंट कांस्टेंट हो जाएगा, दैट tells us कि now we have to stop the process of applying the voltage, और हम उसके बाद अपना ग्राफ प्लॉट कर लेंगे which gives us the which gives us different values which we can put in the formula to find out the concentration of analyte. ठीक है, कौन सा फॉर्मूला हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो आपके पास करंट वोल्टेज कर्व आता है उसकी हमने डिफरेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं कि जो स्मॉल करंट जो विदाउट अप्लाइंग वोल्टेज फ्लो हो रहा होता है दैट इज बेसिकली द रेजिडुअल करंट, और जो आपके पास एंड में करंट आता है जो वोल्टेज अप्लाई करने के बावजूद इंक्रीज नहीं हो रहा होता, दैट इज कॉल्ड एज द लिमिटिंग करंट। ठीक है, और कंसंट्रेशन डिटर्मिनेशन के लिए यू हैव अ एल्कोविक इक्वेशन। एल्कोविक इक्वेशन में आपके पास डिफरेंट वैल्यूज हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटली ड्राइव्ड इक्वेशन है जिसमें आपके पास ID इज इक्वल टू 607 NCD taken to half and m raised to power 2 upon 3 and t raised to power 1 upon 10। अब इसके अंदर ये सारी वैल्यूज क्या क्या है। ID is your average diffusion current in microamperes during the life of the droplet of mercury। जितनी देर में आपका मर्करी का ड्रॉपलेट आपके सोल्यूशन में रहता है उतनी देर में जितना भी करंट फ्लो होगा उसका आप एक एवरेज डिफ्यूजन रेट फाइंड आउट करेंगे और वो आप ID में प्लेस कर देंगे। ठीक है, 607 is a numerical constant and n is the number of electron involved in the reduction at DME। number of electrons आपको कैसे पता चलेंगे, redox reaction में आपको पता है कि जब redox reactions को हम बैलेंस करते हैं you already know कि कितने number of electrons वहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, C is the concentration of reducible species। मोस्टली आपको C की वैल्यू नहीं मालूम होती, वो आप वही फाइंड आउट करने के लिए आप इसमें ये सारी चीजें प्लेस कर रहे हैं। D is the diffusion current of the reducible species in centimeter square per second। जो हमारे पास डिफ्यूजन करंट आ रहा है रिड्यूसिबल स्पीशी का, जब करंट अपनी मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा वो वैल्यू हम यहाँ पे डी में प्लेस करेंगे। m इज द फ्लो रेट ऑफ द मर्करी फ्रॉम DME इन मिलीग्राम पर सेकेंड। जो भी हम फ्लो रेट रखते हैं चाहे हमारे पास HMDE हो या हमारे पास DME हो, दोनों में आपके पास मर्करी जो है वो अवेलेबल होती है और ड्रॉप हो रही होती है सोल्यूशन के अंदर, तो उसको आप मेजर कर लेते हैं कि वो कितने फ्लो किस रेट से वो ड्रॉप हो रही है और टाइम जितने में वो ड्रॉप हो रही है। T इज द मर्करी ड्रॉप टाइम इन सेकेंड्स। अच्छा, अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं आपको बहुत सारे पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखना पड़ता है। व्हाई? क्योंकि जब अगर हम डिफरेंट ज़रा सा भी चेंज आता है तो उसमें आपकी पूरी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कैपिलरी को चेंज करते हैं तो कैपिलरी को चेंज करने की वजह से आपका फ्लो रेट चेंज हो सकता है। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो आपका डिफ्यूजन रेट चेंज हो सकता है, बिकॉज वी नो कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से डिफ्यूजन रेट भी इंक्रीज हो जाता है। और अगर आप हाइट ऑफ मर्करी रेजरवायर को चेंज करते हैं दैट इज गोइंग टू चेंज द ड्रॉप टाइम। जैसे जैसे आप मर्करी रेजरवायर को आप ऊंचा करेंगे उतनी उतनी वो देर में ड्रॉप होगा ना, तो इस वजह से T इज गोइंग टू चेंज। सो इन सब चीज़ों को कांस्टेंट रख के ही हम पोलैरोग्राफिक एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी एप्लीकेशन क्या है, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। जो सबसे इसकी इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन है कि आप इसको बायोलॉजिकल फ्लूइड में ऑक्सीजन की डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉरेंसिक एनालिसिस में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके अलावा हैवी मेटल आयंस की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। नॉन मेटल्स लाइक ऑक्सीजन, ओजोन एंड क्लोरीन एंड ब्रोमीन कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग पोलैरोग्राफी। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन है ना पोलैरोग्राफी की वो है ट्रेस अमाउंट्स में, कि जो आप बिल्कुल माइनर क्वांटिटीज में रिड्यूसिबल सब्सटेंसेस अगर प्रेजेंट हैं किसी सैंपल में, यू कैन फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ दोज ट्रेस एलिमेंट्स थ्रू द पोलैरोग्राफिक एनालिसिस। ठीक है, उसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें एजो ग्रुप या डायजो ग्रुप या नाइट्रोसो डाइऑक्सी ग्रुप्स हैं, उनको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं पोलैरोग्राफी के थ्रू, बिकॉज ऑल ऑफ दीज ग्रुप्स आर रिड्यूसिबल इन नेचर। so so all of these groups are reducible in nature। उसके अलावा आप इसको इंसेक्टिसाइड्स, एंटीसेप्टिक्स, विटामिन्स, हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स की
कंसंट्रेशन डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट द पोलैरोग्राफिक एनालिसिस. पोलैरोग्राफिक एनालिसिस में आपके पास इसकी डेफिनेशन कि पोलैरोग्राफिक एनालिसिस बेसिकली अ टाइप ऑफ वोल्टामेट्री विच और इसमें आप जो कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं वो किसके थ्रू डिटरमाइन करते हैं, बाय डिटरमाइनिंग द वोल्टेज एंड करंट एंड कंसंट्रेशन. ठीक है, इन तीन चीज़ों को आपस में आप रिलेट करते हैं तो आपके पास पोलैरोग्राफिक एनालिसिस होता है. ठीक है, प्रिंसिपल इसका क्या है पोलैरोग्राफिक एनालिसिस का, कि पोलैरोग्राफी इज बेसिकली अ टेक्निक जिसमें आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वेरी करते हैं इन अ रेगुलर मैनर बिटवीन टू सेट ऑफ इलेक्ट्रोड, और उसके अकॉर्डिंगली जो आपका करंट चेंज होता है उसको आप यूटिलाइज करते हैं अपने कंसंट्रेशन की डिटर्मिनेशन के लिए. ठीक है, अच्छा, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन आपकी आ गई और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन आपकी आ गई. ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको जो हमने 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड डिस्कस किए हैं, हैंगिंग मर्करी ड्रॉप इलेक्ट्रोड, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड और एसएमडी, उसके सिंपल एडवांटेजेस आपको पता होने चाहिए. ठीक है, so this was all from electrochemical methods. हमने इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में 4 तरह के मेथड्स डिस्कस किए हैं, जिसमें से 2 हमने बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस किए थे, जिनकी डेफिनेशन और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए, और पोटेंशियोमेट्रिक हमने ज़रा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है. प्लस वी हैव डिस्कस दिस पोलैरोग्राफिक एनालिसिस विच इज़ ओनली यूजफुल फॉर रिड्यूसिबल स्पीशीज. ठीक है, so here we are going to conclude our a topic of electrochemical analysis. Thank you, students.